हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में, जहां हम लेकर चलते हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस को। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16th एंड 17th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। एक सेकंड। किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड, हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में त्रासदी आई थी इससे। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को देखेंगे हम, बहुत न्यूज़ में चल रहा है ये। फिर प्लास्टिक्स एज अ चैलेंज, इसको समझेंगे होता क्या है ये, प्लास्टिक्स किस प्रकार से चैलेंज पोज करते हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन कमीशन, ये उसके रिगार्डिंग कंटेक्स्ट इसका ये है कि यूएस ने जो टैरिफ अभी डाला है इंडिया के गुड्स पे, जो इंडिया के गुड्स यूएस में इंपोर्ट किए जाएंगे उनके ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट करा है, उसको देखेंगे हम। अलास्का समिट हम जानते हैं अभी हुआ है यूएस के प्रेसिडेंट एंड रशियन प्रेसिडेंट के बीच में, उसको समझेंगे क्या है। साइंस सेगमेंट में अच्छा खासा न्यूज़ दिया गया, उसको देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम एक मेंस के टॉपिक के साथ। तो आज का देखिए टॉपिक जो है वो उसका बेस, उसका जिस्ट यही है। देखिएगा कि इंडिया का एक विजन है, इंडिया की एक सोच है मल्टीपोलैरिटी के रिगार्डिंग। इसका मतलब है किसी एक क्षेत्र का, किसी एक देश का, किसी एरिया पे, किसी कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस मोनोपोली ना हो जाए। ठीक है, मतलब एक ग्लोबली ऐसा ना हो जाए कि एक तरफ यूएस है, एक तरफ कोई और कंट्री है और पोलराइजेशन हो गया है, कुछ कंट्री इससे अलाई कर लेंगे, कुछ कंट्री इससे अलाई कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया का कहना है कि हर एक कंट्री को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक एमर्जिंग पावर है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता है कि जो यूएस का अटेम्प्ट है टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंस इन वेस्ट एशिया, अपना प्रभुत्व वेस्ट एशिया, जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र हम कहते हैं, उसमें यूएस क्या कर रहा है, इजराइल के माध्यम से अपना एक डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो किस प्रकार से इंडिया के मल्टीपोलैरिटी विजन को चैलेंज करता है वो, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने लिखा था कि यूएस सेज अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट डोमिनेंस इन वेस्ट एशिया थ्रू इजराइल पोजेस चैलेंजेस फॉर इंडियन विजन ऑफ मल्टीपोलैरिटी क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, देखिए तो ऐसा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए, बट हो सकता है बहुत न्यूज़ में चल रही चीज़ें तो पूछ सकता है रिगार्डिंग। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज़ मल्टीपोलैरिटी। हमने देखा कि या तो मतलब इसमें इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ विजन कि यूएस मतलब कंट्री ए या कंट्री बी, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि दो तरफ सपोज करिए कि एक पोल ये बन गया, एक पोल ये बन गया, हम कुछ कंट्रीज़ इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कुछ इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपना आपका कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, आप हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। ये गलत, ऐसा नहीं करना है। देखिए फिर कहता है कि वेस्ट एशिया आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रिसोर्सेज वहाँ पे भंडार है, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का। ठीक है, डायस्पोरा, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अच्छा खासा मतलब इंडियन पॉपुलेशन वेस्ट एशिया में रहता है। ठीक है, तो इंडिया को इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि यूएस का डोमिनेंस मतलब वहाँ पे ना हो, एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, फिर सी राउट्स, इंपॉर्टेंट राउट्स है, लाइक रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज है, बाल एंड मंडप स्ट्रेट है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जो कि वेस्ट एशिया में पड़ते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी हम देखेंगे कि अभी चाबहार पोर्ट, आईएमईसी तो ये भी स्टार्ट हुआ है, बट इसमें कुछ आगे हम बढ़ नहीं पाए हैं। चाबहार पोर्ट की वही स्थिति है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसमें ये तो हो गया कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट क्यों। अब देखिए, अब देखेंगे हम कि यूएस का जो डोमिनेंस है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को अंडरमाइन करता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी को यूएस अंडरमाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका देखिए मतलब क्या है। एक बहुत अच्छा सा फ्रेज है, ठीक है, पेपर में था। फ्रेज कहता है कि वेस्ट एशिया इज़ अ लिटमस टेस्ट। ठीक है, फॉर इंडिया टू बी सीन एज ग्लोबल पावर, दिख रहा है ना, फॉर इंडिया टू बी सीन एज अ ग्लोबल पावर, आपको विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरना है, आपका कोई एक अच्छा वजूद हो, उसके लिए वेस्ट एशिया इज़ अ लिटमस टेस्ट। इसका एक आप इसको एज ए फ्रेज आप मेंस में डाल सकते हो कि अगर आपको ग्लोबली, हाँ, आपको दुनिया, आप चाहते हो कि आपको एक माने कि आप कुछ हो, तो सबसे पहले आप वेस्ट एशिया में अपना एक डोमिनेंट बैलेंसिंग रोल आप निभाओ। ठीक है, अगर दूसरी हम भी तो एशियन कंट्री हैं ना, आप सब समझिए इस चीज़ को, हम भी एशियन कंट्री हैं। जब तक हमारा एशिया में लोग हमारे इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे सिंपल टर्म्स में, तो उसके बाहर कोई क्यों मानेगा। ठीक है, तो कहता है कि फॉर इंडिया टू बी सीन एज ग्लोबल पावर, क्या करना है, वेस्ट एशिया इज लिटमस टेस्ट। क्यों, तो इंडिया को एक डोमिनेंट बैलेंसिंग रोल प्ले करना होगा वेस्ट एशिया में, अगर उसको अपना ग्लोबल स्टैचर बढ़ाना है तो इसको हम देखिए सिस्टमेटिकली पॉइंट कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को।
मल्टीपोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि यूएस और इजराइल में अच्छी दोस्ती है, जिसके कारण से अभी क्या हो रहा है, इजराइल और एक सेकेंड इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट हम जानते हैं ईरान और यूएस का चल रहा है। इससे और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन क्या है ना कि इसके कारण हो क्या रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का ना एक कैंप जैसा बन गया है। कुछ कंट्रीज़ इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ ईरान को सपोर्ट कर रही है। तो एक अपना में ही कैंपिंग होगी। बट इंडिया के लिए क्या है, इंडिया को तो सऊदी से भी मतलब है ना, ईरान से भी काम है, सबसे उसको एक कह लीजिए कि आप रिसोर्स के लिए हो, इंडियन डायस्पोरा के लिए हो, एक अच्छा बैलेंस बना के चलना होता है। तो ये जो कैंपिंग जो हो रहा है, गठबंधन काइंड ऑफ कह लीजिए डिफरेंट कंट्रीज़ का, ये सही नहीं है, ठीक है। इसको हमने देखा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक तो हमारा पहला है, बट काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा समय देंगे नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस कर रखा है कि ओवरऑल क्या इम्प्लीकेशंस पड़ने वाले हैं। यूएस के टैरिफ के जो यूएस ने टैरिफ लगाया है भारत पे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, हमने इन डिटेल इसको डिस्कस कर रखा है। तो इस आर्टिकल में ना बेसिकली दिया क्या हुआ था कि देखिए कॉमर्स एंड फिनांस मिनिस्टर जो है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने वाले हैं वो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर, कुछ चेंजेस करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, देखिए पहले देखते हैं कि ईपीएम ये है क्या। इसको 2025 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। 2250 करोड़ का इसका टोटल आउटले है, मतलब इतना पैसा इस मिशन में हम लगाएंगे, ठीक है। ये मल्टी मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सी मिनिस्ट्री आएंगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, एमएसएमई है, फिनांस है, ठीक है। इनिशियली क्या बातें हुई थी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को रखेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, यूएस के टैरिफ लगाने के कारण क्या हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब ये टैरिफ लगाया गया था, हमने डिस्कस करा था कि सबसे ज़्यादा मार किसको झेलनी पड़ेगी, टेक्सटाइल सेक्टर को, ठीक है, फिशरी सेक्टर को, जो कि हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। क्या पैसा तो लगता है, बट बेसिकली ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा घटेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अब हम क्या सोचा है कि ईपीएम में ऑलरेडी कॉमर्स मिनिस्ट्री, एमएसएमई, फिनांस मिनिस्ट्री को हमने इंक्लूड कर रखा था। अब डिस्कशन चल रहा है टू इंक्लूड टेक्सटाइल्स एंड फिशरीज इन द स्कीम में हम टेक्सटाइल्स को भी इंक्लूड करने के बारे में बोल रहे हैं, फिशरीज़ को भी इंक्लूड करने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि मतलब कुछ इससे बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ लोन आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेस टू चीपर एक्सपोर्ट क्रेडिट, नॉन ट्रेड बैरियर को आप ओवरकम कर सकते हो। अच्छा, आपको इंश्योरेंस पेमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके स्कीम्स में। आपको बस देखना यही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है ये 25 में लॉन्च किया गया था बजट में। इसका आउटले टोटल इतना है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मेन ये है कि जो नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। नॉन मतलब जैसे कि आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, ठीक है, ट्रेड के अलावा जो भी दिक्कत है उसको ओवरकम करने में आपको ये स्कीम मदद करेगी। तो इनिशियली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इंक्लूडेड थे। अब ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है कि टेक्सटाइल एंड फिशरी मिनिस्ट्री को भी इसमें हम इंक्लूड कर लें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकंड टॉपिक देखिए हमारा क्या कह रहा है, रेन एंड फ्लैश फ्लड्स इन जम्मू कश्मीर। हम जानते हैं कि इसके किश्तवाड़ वाले एरिया में फ्लैश फ्लड्स आया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली एक सेकेंड डिस्कस क्या कर रहा है यहाँ बताया गया है कि देखिए कोर कारण क्या होता है। कोर रीजन ये है, एक तो टोपोग्राफी का मतलब स्ट्रक्चर, वहाँ पहाड़ है, पठार है, प्लेन है, क्या है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड कहता है कि टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, तो एक तो नेचुरल, ठीक है, गर्मी का मन था, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो अननेचुरल इंक्रीज टेम्परेचर में हो रहा है, वो मेजर कारण है इन त्रासदीज का, ठीक है। तीसरा कारण क्या कहता है यहाँ पे, थर्ड कारण क्या कहता है कि हम जानते हैं कि ये जगह वल्नरेबल है ना, यहाँ पहाड़ है, यहाँ चट्टान मिट्टी आपस में अच्छे से बॉन्ड नहीं है, कभी भी खसक सकता है। वहाँ हमने होटल खोल रखे हैं, डिफरेंट इंफ्रा बना रखे हैं, तो हल्का सा भी कुछ वहाँ पे अगर होगा तो नुकसान हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहला देखा था हमने टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, चाहे वो नेचुरल हो या ग्लोबल वार्मिंग, किसी भी कारण से, सिंपली देखें टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो वातावरण है, हवा है, उसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें कह रहा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है, उससे वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है 7% से बढ़ जाती है। तो सपोज़ करिए ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से तो क्या होगा
कि अब पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ेगी, सबसे पहला कारण, जिससे क्या होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा, ज़्यादा देर तक होगा और तुरंत तुरंत होगा, काफ़ी फ्रीक्वेंट होगा। पहला तो ये इसका इम्पैक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है जिससे कि जो हमारा पोलर एरिया है, इक्वेटोरियल जो एरिया है, ठीक है, तो एक टेम्परेचर वहाँ कम होता है। सपोज करिए अर्थ है, ये पोल है, ये इक्वेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो हमने देखा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे विंड मूव करती है। एक होता है अपर सर्कुलेशन ऑफ विंड जो ट्रोपोस्फेयर में घूमते रहता है, एक लोकल होता है जो अर्थ के काफ़ी नीचे करीब वो घूमते रहता है। तो होता क्या है ना कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उन विंड के पैटर्न्स में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जो नेचुरली जिस तरह उनको बहना चाहिए वैसे वो नहीं बहते हैं। इससे कि देखिए इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो एक हम देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वो होता क्या है, यहाँ देखिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक नाम है, ठीक है। ये बेसिकली वेस्ट से पश्चिम से पूरब की तरफ आते हैं, ठीक है। ये रेन बियरिंग विंड्स होते हैं, इनमें मॉइस्चर होता है, ओके। और ये मॉइस्चर कहाँ से लेके आते हैं, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी और ये वाला सी, ठीक है। 4 सी से मॉइस्चर इनको मिलता है। देखिए पीडीएफ में दिया, देख लीजिएगा। होता क्या है कि विंटर के मंथ में ना ये हिमालयाज़ जो हमारा है, पहाड़ हिमालयाज़ जो है उसके साउथ में बहते हैं, बट इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। मतलब साउथ मतलब पूरा यहाँ तक नहीं आ जाते हैं। हिमालय के साउथ में बहने का मतलब है कि जम्मू वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर है, उस पार्ट में बहते रहते हैं। उससे होता क्या है कि बर्फ़बारी, बारिश, ये सब होता है। विंटर के मंथ की बात हो रही है। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इनके पैटर्न में ऐसा बदलाव आया है जिससे कि अब ये समर सीज़न हो गया, कोई मतलब विंटर के अलावा कोई भी सीज़न है उसमें भी ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया है कि कब बारिश होगी, इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली समझाया ही गया, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ देखते हैं पहले हम, एक सेकेंड। देखिए, तो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी से हमने लिया है बेसिकली, ये जो कट किया हुआ है एक, अब देखोगे एनसीईआरटी से लिया गया, क्लास 9 का एनसीईआरटी है। देखिए उसमें कहता क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। सिंपल टर्म्स में होता क्या है, ये हमने देखा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है, ठीक है, भारत में आता है। विंटर के मंथ में आएगा। ओरिजिन कहाँ से होता है, यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। अब देखो होता क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ना, वो विंड्स हैं, उनको लेके कौन आता है, ठीक है, उनको लेके आता है जेट स्ट्रीम्स, उनको लेके आता है जेट स्ट्रीम्स। का मतलब क्या है, देखो अच्छे से समझते हैं। जेट स्ट्रीम्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस आर्टिकल में बात करी गई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, जिनको कैरी करके लाता है भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम्स। ये होता क्या है, तो नैरो बैंड ऑफ फास्ट फ्लोइंग विंड्स इन द अपर एटमोसफेयर। हमने देखा ना कि विंड्स कुछ, एक आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, विंड सिस्टम पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि कुछ विंड्स ऐसे होते हैं जो लोकल होते हैं, जैसे लू चलना है ना, मानसून विंड्स, वो कभी कभी आते हैं। बट कुछ विंड्स होते हैं परमानेंट नेचर के होते हैं। जेट स्ट्रीम को देखो, वो थोड़े से काफ़ी मतलब एक ऊंचाई पर रहते हैं, इतनी हाइट पे रहते हैं कि अर्थ के लोकल चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में चेंजेस होने लगे तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अब देखो जेट स्ट्रीम्स क्या है, एक नैरो बैंड होता है ना। वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं नेचुरली। अगर किसी प्रकार से कोई अवरोध नहीं आ रहा है तो काफ़ी फास्ट मूविंग होते हैं। एक पतला सा बैंड होता है फास्ट मूविंग एयर्स का, ठीक है। अब देखो मेनली ट्रोपोस्फेयर में बहते हैं, ऊंचाई पे बहते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं, मतलब हमेशा ये बहते रहते हैं। बट इनका जो पोजीशन है, जो इनकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो समय के साथ, सीज़न के साथ चेंज होता रहता है। विंटर सीजन में क्या होगा, इंडिया के संदर्भ में देखा जाए हिमालयाज़ के साउथ में बहेंगे, मतलब इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट। समर सीजन में शिफ्ट कर जाते हैं ये पेनिनसुला वाले साइड में। देखो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया तो 2 प्रकार के होते हैं। इंडियन संदर्भ में देखा जाए 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। बस नाम है, कोई टेंशन नहीं क्या है क्या है नहीं, नाम बस है ये कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक टाइप हो गया, दूसरा है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो होता क्या है, समर सीजन में ना, समर सीजन में ये आई थिंक 14 डिग्रीज लैटिट्यूड के आसपास से मूव करते हैं और धीरे धीरे ना मतलब वेव बनाते बनाते इंडिया के पेनिनसुला मतलब लोअर पार्ट पे ये इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो समर सीजन में आते हैं ये
एड्स इन ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है विंटर सीजन में आता है, तो है जेट स्ट्रीम ही, बट हमने इसको अपने हिसाब से अपनी सुविधा से दो नाम दे दिया है कि जो समर में आएगा उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो विंटर में आएगा उसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखोगे ये कुछ देखिए कॉन्सेप्ट कहता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली कहता है 12,000 मीटर अबव ये फ्लो करते रहते हैं, ओके। स्पीड क्या कहता है 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू 184 km पर आवर इन विंटर। इसको स्टार मार्क करिए, ये कहता है कि विंटर में इसका स्पीड देखिए बढ़ जा रहा है ना, समर में उसकी स्पीड घट रही है। तो ये फैक्ट है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, किसी का यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ वार्मिंग का असर है, नहीं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि समर सीजन में इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर पर आवर होती है, विंटर में थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे देखते हैं होता क्या ना कि देखिए अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर वाले पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वहाँ पे ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि ठीक है टेम्परेचर बढ़ा जो भी हुआ, बट एक फैक्टर क्या है ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो हैं उनके पैटर्न में चेंजेस से है। तो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेज हैं उनको लेके कौन आता है, जेट स्ट्रीम्स लेके आते हैं, हम जानते हैं। होता क्या है कि ठंड के मौसम में ना, विंटर सीजन में, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हमने देखा कि इसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। बट होता क्या है कि जब ग्लोबल वार्मिंग हमारी इन टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जिससे कि जो पोल वाला एरिया है अर्थ का, जो इक्वेटर वाला एरिया है, इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस वो घट रहा है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जेट स्ट्रीम्स मूव करते हैं ना, इनको हम जानते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर, आपने पढ़ा होगा विंड कैसे फ्लो करती है, तो उस प्रेशर डिफरेंस से ही विंड फ्लो करता है। टेम्परेचर डिफरेंस चेंज होगा, प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा, जिससे कि क्या होता है कि जेट स्ट्रीम्स जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कैरी करते हैं, इनके उस स्पीड में विंटर सीजन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अगर जेट स्ट्रीम धीरे धीरे फ्लो करेगा तो उसका मतलब है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत के ऊपर, देखो इंडिया है ना, ये यहाँ पे विंड बह रहा है, ठीक है, भी बह रहा है, अगर तेज़ी से वो बह रहा है उससे क्या होगा, ठीक है, आया गया कुछ खास फर्क नहीं है। बट अगर वो थोड़ा मतलब लेट हो जाए, उसका स्पीड स्लो हो जाए, तो जो मॉइस्चर जो उसमें भरा पड़ा है वो काफ़ी देर तक इस एरिया में रहेगा। तो रेनफॉल तो ऐसे ही बहुत ऑलरेडी हो रहा है, बट ये क्या करेगा कि रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेके आते हैं जेट स्ट्रीम्स, जिनमें कि ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, उनके पैटर्न में बदलाव आ रहा है, उनकी मूवमेंट में बदलाव आ रहा है, जिससे कि इसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ देखिए फैक्ट्स हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर क्लाइमेट एंड क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर क्लाइमेट, इसको देख लेना अच्छे से। ये चैप्टर इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा ना, कुछ कंटेक्स्ट ये है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन केसेस में हाई कोर्ट को बोला है कि आपने जिन केसेस को एज अ क्रिमिनल केस ट्रीट किया है ना, वो एक्चुअल में सिविल केसेस हैं। तो हमको उस चीज़ से मतलब नहीं, हम देखेंगे बेसिकली कि सिविल केस में और क्रिमिनल केस में अंतर क्या होता है। हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि सिविल केसेस जो बेसिकली होते हैं ना, वो मतलब काइंड ऑफ कह लीजिए आपकी, उसमें सरकार ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि दो इंडिविजुअल्स का कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, दो कोई संस्थाएं हैं उनमें कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है, रिगार्डिंग राइट्स, रिगार्डिंग ड्यूटीज़, उस केस में कहता है कि जो हमारा एम होता है सिविल लॉ का जो एम होता है वो पनिश करना नहीं होता है, एक रेमेडी, एक उपचार तक पहुंचाना, एक समाधान करवाना, वो उसका एम होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि सिविल केसेस का मतलब होता है कि जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स, दो व्यक्ति या फिर कोई संस्थाएं वगैरह आपस में लड़ भिड़ रही हैं रिगार्डिंग राइट्स, रिगार्डिंग ड्यूटीज़, उस केस में क्या होता है, उसको सिविल केस में ट्रीट किया जाता है। उसमें पनिश करना एम ना हो करके एम क्या होता है, समाधान करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए दिया गया, कहता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है, फैमिली लॉ लाइक डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी वगैरह वगैरह, ये सब क्या है सिविल केस में आता है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। इसमें देखिएगा कुछ टर्म्स दिया गया है। पहला टर्म कहता है ना डैमेजेस, दूसरा है इंजंक्शन। तो डैमेजेस क्या होता है, देखिए अगर सिविल केस में कोर्ट का कहती है कि आपको पार्टी ए को एक मतलब सपोज करिए दो पार्टीज़ है ना, दो पार्टी सपोज करिए, कोर्ट कहती है एक पार्टी को कि आप उसको ना मॉनेटरीली मतलब पैसे से कॉम्पनसेट करो, आप उसको पेनाल्टी के रूप में कुछ पैसा दो।
उसको बोलते हैं डैमेजेस, ठीक है, लीगल टर्म्स में। फिर कहता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ना पैसा के लिए नहीं बोलेगी, कुछ और कह सकती है। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि कुछ को ना, कुछ बच्चों को बोला जाता है कि तुम इतने टाइम के लिए वृद्धाश्रम में जाके कुछ करो, मतलब सेवा वगैरह करो, तो उसको इंजंक्शन कहते हैं। वो मॉनेटरी पेनाल्टी नहीं होती है, कुछ करने को बोला जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, अब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। इसमें कहता है ये अगेंस्ट द स्टेट और सोसाइटी, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या देखा था सिविल लॉ में कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में बात हो रही है, केस हो रहा है, कोई संस्था है उसके बीच में हो रही है। यहाँ पे स्टेट सरकार इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे कहता है कि आपने कोई क्राइम किया है अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल, उसको हम क्रिमिनल लॉ में देखेंगे। मर्डर है, रेप है, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे आता है प्रोसिक्यूटर, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अक्यूज। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिक चीज़ें क्या है इसमें, मुद्दा ये कहा गया है कि डिस्कशन किया गया है कि ऐसा क्यों कोर्ट्स करती हैं कि क्रिमिनल केस के रूप में आप ट्रीट करते हो। तो एक कोई रिसर्च का इसमें बताया गया है कि जनरली जो सिविल केसेस होते हैं ना, उसमें टाइम बहुत लगता है, उनके कह लो आप डिस्पोजल में, उनको पूरा होने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। उसको, इसका कारण क्या है, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। मतलब हम जानते हैं किसी का जीवन दांव पे लगा है, उसमें तो जेल हो सकती है, आपको लाइफ सेंटेंस हो सकता है, डेथ सेंटेंस हो सकता है। तो उस केस में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, इसको जल्दी से जल्दी हमको कंप्लीट करना है। इसलिए कंपैरेटिवली क्रिमिनल केसेस जो हैं उनमें टाइम, मतलब उनको जल्दी जल्दी करके निपटाया जाता है। बट सिविल केसेस बहुत लंबा चलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट है ऐसे दिया गया था इसमें कि एक कारण ये भी है, इसलिए लोगों की इच्छा होती है कि क्रिमिनल केस के रूप में ट्रीट करके इसको ख़त्म करो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि रॉन्गफुली अपने केस को क्रिमिनल केस के रूप में डाल देते हैं, बाद में कोर्ट फिर से फैसला करती है कि नहीं, आपको ये केस सिविल केस में डालना है, तो वो और लंबा खिंच जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज़ और है, यहाँ देखिएगा, एक कहता है, देखिए इसमें बेसिकली बोला क्या गया है कि हम अगर बात करें सिविल केस की, उसमें होता क्या है ना, उसमें गलत सही नहीं, उसमें होता क्या है कि हमको ये दिखाना होता है कि मेरी बात उससे ज़्यादा प्रभावी है, मतलब ज़्यादा सही है, ठीक है, हमने जो किया वो कंपैरेटिवली ओके है। बट जब क्रिमिनल केस की बात आती है, वहाँ पे हाँ या ना, गलत या सही, ठीक है, उसका फैसला करना होता है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं। तो मेनली मुद्दा क्या है यहाँ पे कि जो सिविल लॉज होते हैं उसमें स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। आपने जो कुछ हार्म किया है, कुछ गलत किया है, वो किसी समाज के अगेंस्ट नहीं कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं आपने कर लिया कि अगेंस्ट सोसाइटी कुछ हो गया है। आपको किसी को डिवोर्स देना है, चाइल्ड कस्टडी की बात है, पैसे की बात है, तो वो 1 to 1 बात हो रही है। बट जहाँ पे क्रिमिनल लॉ की बात आती है, तो आपने एज अ कंट्री, एज अ देश, एज अ सोसाइटी कुछ ऐसा काम किया है जिससे एक गलत, कह लीजिए, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। उसको सज़ा अगर नहीं दी जाए तो समाज में अच्छा मैसेज पास नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। हमने जानते हैं अलास्का समिट हुआ 25 में, ये आई थिंक 15 अगस्त को हुआ था ये। तो इसमें इसको कह सकते हैं एक फेल्यूर ही, क्योंकि कुछ निष्कर्ष तो निकला नहीं, समिट हुआ, लोग चले गए आए गए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ना प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे नाम दिए गए, कुछ पेनिनसुला है, कुछ स्ट्रेट वगैरह हम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। एक तो देखिए नाम दिया गया है यहाँ पे, जॉइंट दिख रहा है ना, जॉइंट बेस एलमेंडर ऑफ रिचर्डसन इन एंकराज। एंकराज कहाँ है, अलास्का में जगह है। तो ये एक्चुअली एक बेस है जहाँ पे मीटिंग हुई थी। मीटिंग कहाँ हुई थी, जॉइंट बेस करके कोई जगह है, वहाँ पे एक्चुअल मीटिंग हुई थी बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प, ठीक है। यहाँ देखिएगा अब कहता है, अब देखिए कहता है कि अलास्का जो जगह है ना वॉज अंडर रशियन कंट्रोल फॉर 125 ईयर्स, ठीक है, 125 ईयर्स तक रशिया के कंट्रोल में था। फिर 1867 में उसको यूएस को सोल्ड, बेच दिया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ये तो बस बर्फ़ का एक टुकड़ा है, मतलब काफ़ी वेस्ट लैंड है, यहाँ पे कुछ है नहीं। बट अभी के समय में धीरे धीरे वहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल मिनरल का रिसोर्सेज वगैरह मिला है, काफ़ी कुछ मिला है, जिससे कि अब उसमें वही कह रहा है कि अब थोड़ा सा ना उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गया है अलास्का का, ठीक है। अब देखिए एक देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट है, बिग डायोमीड, लिटिल डायोमीड, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि जो बेरिंग स्ट्रेट है हम जानते हैं, यहाँ देखो, अलास्का इज सेपरेटेड फ्रॉम रशिया बाय डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे ना, पूछा जाता है कभी कभी, यूपीएससी जनरली डेटा नहीं पूछता है इसके रिगार्डिंग, बट कभी कभी वो पूछ भी लेता है। तो रशिया एंड यूएस जो है वो सेपरेट होता है, अलास्का वाला पार्ट जो है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है।
बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, अलास्का वाले पार्ट के थ्रू रशिया को अलग करता है यूएस से। यूएस में जो आता है लिटिल डायोमीड एक आइलैंड है, लिटिल डायोमीड नाम है आइलैंड का, यूएस में है। अगर बिग डायोमीड है तो रशिया का पार्ट है। आइलैंड है लिटिल डायोमीड किसका है, यूएस के कंट्रोल में है, बिग डायोमीड रशिया के कंट्रोल में। दोनों आइलैंड्स हैं, ठीक है। एक है बेरिंग स्ट्रेट, देखा हमने, दोनों को अलग करता है, रशियन पार्ट को यूएस के पार्ट को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। चलिए अब देखिए कुछ नाम यहाँ देखिएगा दिया गया है, ये देखिएगा एथबास्कन्स, दिख रहा ना, उंगनन, इन प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, यूपिक, ये कुछ नाम है। ये इंडिजीनियस पॉपुलेशन है अलास्का की। तो कहीं प्रीलिम्स में दे दे ये नाम दे करके, होता क्या है आपको लगेगा पता नहीं कौन सा आदि मानव का नाम है, तो नहीं, ये इन जो वहाँ पे मतलब इंडिजीनियस का मतलब क्या है कि जो लोग अलास्कन्स ट्रूली हैं, जो वहाँ पे पैदा मतलब वहीं पे उनका जड़ है, कह सकते हैं एथनिक रूट वगैरह है, तो एथबास्कन्स हैं, उंगान है, एल्यूटस है, इनुइट, यूपिक, टिंगलिट, हायदा, ये सब पॉपुलेशंस हैं अलास्का की, ठीक है, नाम है पॉपुलेशंस का। ये देखिए माउंट है। अब देखिए यहाँ आता है प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो ये कहता है एक देखिए नाम दिया गया है, डेनिश एक्सप्लोरर वाइटस बेरिंग, इसको भी स्टार मार्क करिए, ठीक है। तो वाइटस बेरिंग के नाम पे ही बेरिंग स्ट्रेट का नाम पड़ा है। वाइटस बेरिंग कहाँ के थे, डेनिश, ठीक है, डेनिश थे ये एक्सप्लोरर वाइटस बेरिंग, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रेट की खोज करी थी। इनके नाम पे इसका नाम पड़ा बेरिंग स्ट्रेट। अब देखो उन्होंने एक और कुछ खोजा था कि अलास्कन माउंटेन रेंज में सेंट एलियास करके माउंटेन है। सेंट एलियास माउंटेन कहाँ है, अलास्का में। सेंट एलियास माउंटेन कहाँ है, अलास्का में, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा जेम्स कुक के बारे में, आपने देखा होगा कैप्टन कुक के नाम से जाने जाते हैं। ये जेम्स कुक के बारे में काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जेम्स कुक ने क्या किया था, किसकी डिस्कवरी करी थी, पूछा गया था। तो जेम्स कुक के बारे में पढ़ा है आपने। उन्होंने क्या किया, 1778 में उस एरिया की मैपिंग करी थी। तो बेसिकली जो बेरिंग जो स्ट्रेट है अलास्का वाला क्षेत्र है, उसको किसने खोजा था, तो वाइटस बेरिंग ने खोजा था। उसकी मैपिंग किसने करी थी, जेम्स कुक ने करी थी। माउंट एलियास कहाँ है, अलास्का में है। ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेम्स कुक अदर जैसे कि तो बेसिकली जो कैप्टन कुक हैं हमारे, उन्होंने क्या किया था कि न्यूजीलैंड की खोज करी थी, ठीक है, उसकी खोज करी थी। तो प्रीलिम्स में दे सकता है कि इन्होंने कुक ने इसको खोजा और अलास्का वाले क्षेत्र की मैपिंग करी। आपको लगेगा नहीं ये तो गलत है, बट नहीं, इन्होंने किया था। तो अलास्का वाले क्षेत्र को किसने खोजा था, वाइटस बेरिंग ने, और इसकी मैपिंग किसने करी थी, कैप्टन कुक ने। अब देखो यहाँ पे कहता है, एक यहाँ पे स्टार देखिए मार्क मैंने कर रखा है, कोडियक आइलैंड, ये जगह कहाँ है, देखो अलास्का में जगह है। तो फर्स्ट रशियन कॉलोनी, इसका मतलब कि रशियंस जो थे एज अ कॉलोनाइजर, एज अ कॉलोनियल पावर वहाँ पे गए थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना, हमको इससे हिस्ट्री से मतलब नहीं, हम देखेंगे कोडियक आइलैंड कहाँ है, तो अलास्का वाले क्षेत्र में, ठीक है। वेयर इज कोडियक आइलैंड, अलास्का में। अब यहाँ देखो यहाँ पे देखिए कल्चर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है कि वहाँ पे ना अलास्का वाले क्षेत्र में क्या है कि सेवरल ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, कुछ चर्चेज हैं, उनकी खासियत क्या है कि ओनियन शेप्ड डोम्स, प्याज के शेप का डोम, जो गुंबद जो रहता है वो किस शेप का है, अनियन, इस शेप का डोम्स है, ठीक है ना। ये खासियत है। देखिए केनाई पेनिनसुला, यहाँ देखिए, इसको भी स्टार मार्क करिए। जहाँ कोई प्लेस का नाम दिया जाए, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में ना पूछता है। यहाँ दे देगा कंट्री का नाम, यहाँ दे देगा पेनिनसुला, कंट्री भी नहीं देगा, वाटर बॉडी, यहाँ पेनिनसुला या कोई भी क्षेत्र आपको मिलाना पड़ेगा। आजकल तो वैसे पूछते हैं ना, ओनली 1, ओनली 2, इस तरह से तो दिक्कत हो जाती है। आपको इसके लिए इसको याद करना पड़ेगा। केनाई पेनिनसुला हो गया, कोडियक आइलैंड हो गया, ये सभी अलास्का के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है, आगे देखते हैं हम। देखिए तो ये टॉपिक कहता है कि हाउ डज़ प्लास्टिक पोल्यूशन इफेक्ट हेल्थ। हम जानते हैं, हम बात करते हैं इस चीज़ को कि प्लास्टिक पोल्यूशन हमको इफेक्ट करता है, बट सच्चाई क्या है ना कि अभी तक एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझ नहीं पाए हैं लोग। मतलब हमको पता है कि हार्मफुल है, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझ नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली करता क्या है। प्लास्टिक का इंटेक अगर हम कर लेते हैं, बॉडी में हमारे आता है, तो वो कैसे कैसे डैमेज करता है इसको नहीं जानते हम, बट डैमेज क्या करता है ये हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कंटेक्स्ट, देखिए क्या कहता है इसका। अराउंड 180 कंट्रीज हैव फेल्ड टू फाइंड कंसेंसस ऑन इंटरनेशनली बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट। हम जानते हैं जिनीवा में कुछ टॉक्स चल रहे थे जो कि अल्टीमेटली फेल हो गए क्योंकि लीगली बाइंडिंग एक एग्रीमेंट बनाने की बात हो रही थी रिगार्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, वो टॉक्स फेल हो गए। तो कंटेक्स्ट खत्म होता है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है। ये बेसिकली ना
केमिकल जो उसका किस तरह मतलब प्लास्टिक्स बनते हैं वो कह रहा है कि वो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब वो पॉलीमर्स से बनते हैं। नेचुरल, यहाँ ये देखिए फैक्ट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। कहता है कि केमिकल जो उसका होता है कंपोनेंट वो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, लैब मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब सेलुलोज, लिग्निन वगैरह से बन सकते हैं, लैब मेड भी रह सकते हैं। बेसिकली पॉलीमर्स को हम डिराइव करते हैं फॉसिल फ्यूल से और उनको शेप करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब आते हैं यहाँ पे, ये सब जो है ना, यहाँ पे देखिएगा कुछ अंडरलाइन वगैरह किया हुआ है। ये सब जो है ये बेसिकली कुछ नाम दिए गए हैं डिफरेंट पॉलीमर्स के, जिनको प्लास्टिक के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो इसको बोलना मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं, आप पीडीएफ में इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पी पेट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं प्लास्टिक किसको किसको हम कहते हैं। और यहाँ देखिए छोटा सा फैक्ट कहता है कि प्लास्टिक किस तरह बॉडी में काम करता है हम नहीं जानते, बट करता क्या है, कर सकता है लाइटली चेंजेस क्या कर सकता है इसमें, थायराइड में दिक्कत कर सकता है, हाइपरटेंशन क्रिएट कर सकता है, किडनी को काम करने में दिक्कत कर सकता है, कैंसर कर सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक कंजम्पशन से हमको हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा देखेंगे इंडिया के संदर्भ में। एक देखिए एक और फैक्ट यहाँ देखिएगा कि व्हाट आर माइक्रो प्लास्टिक्स। जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो 5 mm से कम उनका साइज़ होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है। ब्लड के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, प्लेसेंटा, बोन, इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो, ठीक है। कि जो ये माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, ब्लड में मिले हैं, ब्रेस्ट मिल्क में मिले हैं, प्लेसेंटा में, बोन में। ब्लड है, ब्रेस्ट मिल्क, इसका मतलब है कि माँ से बच्चे को ये चीज़ पहुँच सकती है। सेकंड चीज़ प्लेसेंटा जब बच्चा गर्भ में रहता है तो एक जिसके थ्रू वो माँ से जुड़ा होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। मतलब इसमें दो देखिए फैक्ट जानने का क्या है कि जन्म के बाद भी माँ के थ्रू बच्चे को अगर वो ब्रेस्ट मिल्क फीड करा रही है बच्चे को तो आ सकता है बच्चे में, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक जा सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके उसके बॉडी में अगर माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह आ जाता है तो बच्चे में वाया प्लेसेंटा वो पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे हमारे जो एग्ज़ाम के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या कहता है, यहाँ देखिएगा जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्लास्टिक्स को हम, ठीक है, दिक्कत करता है, सब कुछ करता है, बट हम कैसे देखते हैं, हाउ इज़ प्लास्टिक रेगुलेटेड इन इंडिया, ओके। तो ये कैसे होता है, इसकी देखरेख कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट करता है। मतलब इसके कहते हैं कि नोडल अथॉरिटी सबसे हेड कौन हो जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हो जाएगा। इसने क्या किया था, प्लास्टिक मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स को लाया था 16 में। इसको बार बार अमेंड भी किया गया है। तो जो कोर लॉ है वो प्लास्टिक वेस्ट वाला रूल है 2016 वाला, ठीक है। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप देखोगे ये आई थिंक सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम इन दोनों का नाम आया है विद इन अ मंथ, ठीक है। आप देखो तो इसके लिए आप समझो कि इनके बेसिक फैक्ट्स हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, पीडीएफ में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो सीपीसीबी होता है ना, सेंट्रल पोल्यूशन वाला बोर्ड, ये टेक्निकल एड देता है, साइंटिफिक एड देता है, ठीक है। मतलब कोई आपको दिक्कत है एसपीसीबी को, इससे पूछेगा, उसको बताएगा ये। बट जो एक्चुअली जो कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है ग्राउंड लेवल पे वो एसपीसीबी ही करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि प्लास्टिक्स को हम कैसे देख रेख करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट करती है, किसके थ्रू, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स के थ्रू। ये रूल्स कौन इम्प्लीमेंट करता है, एसपीसीबी एंड सीपीसीबी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक देखिए टर्म इसमें दिया तो नहीं हुआ है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप देखे होंगे ना वो जो एक कचरा गार्बेज बैग जो आता है, आपने देखा होगा, एक ग्रीन कलर का रहता है ना, एक ब्लैक, मतलब उसमें बोला जाता है, दुकान वाले कहते हैं कि बायो प्लास्टिक है, मतलब ये गल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसका होता क्या है, तो व्हाट आर बायो प्लास्टिक्स, देखो तो बायो प्लास्टिक्स बेसिकली प्लास्टिक ही है बट दे कैन बी अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन नेचुरली। जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो नेचुरली क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, H2O, CO2, CH4 एंड बायोमास, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर कम मतलब O2 की कमी है तो CH4 में टूटेगा, अगर O2 के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो CO2 में टूटेगा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो बायोप्लास्टिक्स है ना वो टूट जाते हैं, कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे कि ये फैक्ट दे सकता है कि बायोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो इससे भी बनते हैं, इससे भी बनते हैं। इसका मतलब क्या है, वो पेट्रोलियम बेस्ड भी रहते हैं
और जैसे कि कॉर्न स्टार्च है, शुगर केन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको लगेगा कि प्लास्टिक कैसे बन सकता है इन चीज़ों, बट बनता है, ठीक है। तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे कॉर्न स्टार्च है, शुगर केन है, पोटैटो वगैरह है, इससे भी बनता है। फॉसिल फ्यूल से भी बनता है, फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोलियम बेस्ड वो होता है, ठीक है। तो बायोप्लास्टिक्स सबसे बनता है। अब देखो नोट, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कहता है कि नॉट ऑल बायोप्लास्टिक्स आर डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली। अगर कोई कहता है कि बायोप्लास्टिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली ये डिकम्पोज हो जाएगा और हमारे वातावरण के लिए थ्रेट नहीं क्रिएट करेगा, नहीं। क्योंकि कुछ जो बायोप्लास्टिक्स होते हैं वो ब्रेक इनटू माइक्रोप्लास्टिक्स बिफोर मिनरलाइजेशन। व्हाट इज़ मिनरलाइजेशन देखेंगे इसको हम। तो कहता है अगर प्लास्टिक्स अपने अल्टीमेट डिकम्पोजिशन से पहले टूट जाते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स में, जो कि 5 mm से कम होते हैं, उनको फिर डिकम्पोज करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि 4 स्टेजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ बायोप्लास्टिक। क्या होता है, चार कौन से स्टेजेस है। पहला कहता है बायो डिटोरियोरेशन, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा एसिमिलेशन, चौथा मिनरलाइजेशन। तो फर्स्ट में क्या होता है, सनलाइट के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू नेचुरली क्या होगा, वो वीक होता है, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना, टूटने लायक वो बन जाता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड फ्रैगमेंटेशन, इसमें एक्चुअल फ्रैगमेंटेशन होता है, मतलब पॉलीमर्स बनते हैं मोनोमर्स, मतलब मल्टीपल जो चेन्स होते हैं वो सिंप्लीफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर होता है एसिमिलेशन, इसका मतलब क्या है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो धीरे धीरे मतलब जितनी क्षमता है उनकी, उसको खाना कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप कहता है मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, कंप्लीट कन्वर्जन इनटू H2O, CO2, CH4 वगैरह, ठीक है। बट होता क्या है, एसिमिलेशन के दौरान ही अगर कोई बायोप्लास्टिक कन्वर्ट हो जाए माइक्रोप्लास्टिक्स में, तो फिर वो उनका अल्टीमेट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, जिससे कि हम कह सकते हैं जो बायोप्लास्टिक्स हैं, अगर कोई एग्ज़ाम में देता है कि आर नो थ्रेट टू इन्वायरमेंट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बायोप्लास्टिक्स कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि चैलेंजिंग कन्फ्रंटिंग द EC, जो हमारा इलेक्शन कमीशन भारत का है, ठीक है। उसमें कुछ दिक्कत या जो भी है, कुछ फैक्ट्स देखेंगे हम, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने कुछ हमेशा बोलते रहते हैं वो कि नहीं वोटिंग गलत हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। एक तो वो केस है। सेकेंड चीज़ हम जानते हैं कि SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो लगातार पेपर में आ रहा है, इसलिए भी जो हमारा ECI है वो न्यूज़ में रहता है। तो हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स को जो हमारे काम का है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, परमानेंट बॉडी, संवैधानिक बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, ओके। और संविधान ने इसको पावर दे रखा है कि अगर चुनाव पार्लियामेंट का हो, चुनाव स्टेट का हो, चुनाव प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, उसमें सब कुछ का देख रेख करना, सुपरवाइज कौन करेगा, तो ECI ही करता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक एक्ट की चर्चा करी गई है, अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। आपने पढ़ा होगा इस एक्ट के बारे में। इसमें क्या बोला गया था कि जो ECs होंगे, जो कमिश्नर्स होंगे ECI के, जो कि 3 मेंबर बॉडी है, उसको चुनने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी। अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, और ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद से तो करेंगे नहीं, उनको बोला जाता है आप इसको करो उसको करो, तो उसका जो चुनाव करते हैं, चुनते हैं किस चीज़ से, वाया सिलेक्शन कमेटी। उस कमेटी के मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक कोई भी यूनियन मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो ये किस एक्ट के थ्रू लाया गया था, इसमें देखिए केस है, दिख रहा है ना, अनूप बर्नवाल केस। आप देखिएगा इसको, अनूप बर्नवाल केस क्यों इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर लेती है, तब तक कि जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका भी एक रोल रहेगा इन दिस सिलेक्शन कमेटी। इसमें कहा गया था कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर लेती है कि किस तरह से चुना जाए, तब तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका भी एक रोल रहेगा इन द सिलेक्शन कमेटी टू सेलेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि जो ECs होते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो बेसिकली 3 रहते हैं ECI में। उनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन उनको खुद से तो अपॉइंट करना नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जिनको जो कमेटी बनेगी वो नाम सजेस्ट करेगी प्रेसिडेंट को, तब वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये हमने लिया है ECI की वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इसमें कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF में देखिए मिलेगा आपको,
ये मतलब इसका एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। देखिएगा कहता है, यहाँ देखिए, हाँ हमने देखा, यहाँ भी दिख रहा है ना, विजिबल है भाई, कोई बात नहीं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें दिखेगा। यहाँ देखिए क्या कहता है, जो ईसीआई है परमानेंट संवैधानिक बॉडी है, फर्स्ट चीज़ तो ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ओरिजिनली क्या था इसमें, सिर्फ एक सीईसी होते थे। ओरिजिनली क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इसमें होते थे। अब क्या देखिए सिनेरियो क्या है कि फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमिश्नर्स कब अपॉइंट करे गए थे, 1989 में। लेकिन फिर 1990 से फिर से क्या हो गया, फिर से सिंगल हो गया। मतलब कह रहा है कि 1989 तक ना क्या था कि एक ही सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था ईसीआई में। 1989 में क्या किया गया कि 2 एडिशनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया, बट 1990 से फिर से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए 1 अक्टूबर 1993 में क्या हुआ कि 2 एडिशनल ईसी, मतलब 1993 से क्या हो रहा है कि ये चीज़ें चल रही हैं कि 2 एडिशनल मेंबर्स भी रहेंगे, सीईसी के अलावा 2 ईसी भी रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो हमने देखा कि ईसीआई में 3 कमिश्नर्स होंगे, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीनों को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। देखो उनका टेन्योर क्या होगा, वो कब तक के लिए काम करेंगे, तो 6 साल या फिर 65 साल, ठीक है। अगर 6 साल तक या तो वो करेंगे या फिर 65 ईयर्स की एज तक करेंगे, ठीक है। अब देखो सैलरी वगैरह जो मिलती है अवेलेबल टू, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको जितना पैसा सैलरी मिलती है उसी के कंपैरिजन में, मतलब उसी के कह सकते हैं ना कि एट पार उनके उस इक्वल में सैलरी मिलेगी इन लोग को, ठीक है। अगर अगर कहता है देखो, जो सीईसी है, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह हैं, उनको रिमूव कम अगर करना है तो किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, उन्हीं आधार पे, उन्हीं ग्राउंड्स पे हम सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये देखिए कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनको जो ईसीआई है वो दर्जा देता है, किसी को स्टेट पार्टी का, किसी को नेशनल पार्टी का, ठीक है। यहाँ देखो कहता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या है कि कमीशन का एडवाइजरी रोल भी होता है, ठीक है। ये देखिए इसको स्टार मार्क करो। हम जानते हैं कि एक तो देखिए पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन होता है ड्यू टू करप्ट। अगर सपोज करिए कोई एमपी एमएलए कोई चुना गया है ना, लेकिन कोई करप्शन के चार्जेस लगे उस पर, जो सर्टेन रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगे, और वो पाएगा कि मतलब वो गिल्टी है, गिल्टी पाया गया, ठीक है उसको, तो क्या होगा, यहाँ देखो वो मामला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। उस केस में क्या होगा, कि कमीशन को बोला जाएगा, ईसीआई को बोला जाएगा अपना ओपिनियन आप दो, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। उस केस में जो ईसीआई है उसका ओपिनियन बाइंडिंग होता है, जो बोलेगा वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। ऑन प्रेसिडेंट एज केस में भी गवर्नर टू हुम। अब देखो कह रहा है कि स्टेट की बात है तो गवर्नर को ओपिनियन देगा, अगर राज्य सेंटर की बात है प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन देगा। देखो 2 चीज़ है, हम जानते हैं, एक होता है एंटी डिफेक्शन, है ना, उसमें अगर आपने पार्टी चेंज कर ली वो वाला बात होता है। एंटी डिफेक्शन के केस में जो स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे उनका डिसीजन बाइंडिंग होता है। बट अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस से अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसकी बात सुनेंगे, तब सुना जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात। तो अगर एंटी डिफेक्शन से किसी को डिस्क्वालीफाई हम कर रहे हैं, उस केस में स्पीकर हैं लोकसभा के, चेयरमैन हैं, तो उनका जो डिसीजन होगा बाइंडिंग होगा। बट अगर जो किसी करप्शन के आरोप पे अगर आरोप साबित हो जाता है, आपको तब हटाया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को ओपिनियन कौन देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। उस केस में ईसीआई का ओपिनियन बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में ही कि नहीं इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था तो नहीं, हम इसको चैलेंज हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 329 की देखिए बात यहाँ पे करी गई है, कहता है वंस द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज स्टार्टेड जुडिशियरी कैन नॉट इंटरवीन बाय एंटरटेनिंग पिटिशन कंडक्ट ऑन पोल्स, ओके। कहता है कि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ, देखो इसमें कह रहा है ना आपको जो भी डाउट वगैरह है, अगर चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो जुडिशियरी उसमें इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं।
तो ये देखिए आपको पीडीएफ में अभी तो दिख नहीं रहा होगा, बट पीडीएफ में दिया जाएगा। इसकी एक एक लाइन को आप एकदम याद कर लो, समझ लो। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईआर बार बार न्यूज़ में रह रहा है। और एसआईआर को कौन करवा रहा है? ईसीआई करवा रहा है। तो ईसीआई के लिए फैक्ट्स जो हैं उसके, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए, खासकर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उनको देखो अच्छे से, ठीक है। तो ईसीआई को समझो। जो एसआईआर है इसको हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, कॉनेक्सिन प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है। तो ये बेसिकली साइंस का टॉपिक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इसमें देखिए कहा क्या गया है कि जो ब्रेन हमारा होता है, जो हमारा दिमाग है, अगर हम रेस्ट की मुद्रा में होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी का 1/5 एनर्जी कहाँ जाता है? ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है। सेकंड कहता है कि ब्रेन जो है ना, जो एनर्जी यूज़ करता है वो ऑन डिमांड यूज़ करता है। उसको जब डिमांड होगी, उसको चाहिए होता है। रिजर्व में कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तब इसमें कह रहा है कि कभी कभी, ठीक है, ब्रेन की फंक्शनिंग हो रही है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि आपने किसी को कहीं देखा, आप सरप्राइज हो गए, ठीक है। उस केस में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ब्रेन को। तो कैसे, मतलब अगर सडन इंक्रीज ऑफ डिमांड हो जाता है ब्रेन के द्वारा कि ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो कैसे मिलता है उसको? उस डिमांड को पूरा करने में जो कनेक्सिन प्रोटीन्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, कहता है एक टर्म है न्यूरोवैस्कुलर कपलिंग। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूरोवैस्कुलर कपलिंग क्या होता है, यहाँ देखिए। कहता है कि व्हेन फ्यू थाउजेंड्स न्यूरॉन सडनली बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, फ्यूल हैज़ टू अराइव इमीडिएटली। ब्लड वेसल्स, कहता है ना कि सब जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है ब्रेन के द्वारा, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो वाइड, थोड़े से चौड़े हो जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो आ पाए, ठीक है। बट दे कैन नॉट रोब नेबरिंग रीजन्स टू पे फॉर द रश। कहता है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि अदर जो ऑर्गन्स बॉडी के काम कर रहे हैं, आप उनको एनर्जी ना दो, है ना, आप उनसे छीन के ब्रेन को दे दो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। कहता है इवन द मोस्ट डिस्टेंट आर्टरी सीम टू रिस्पॉन्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इसी में कहता है इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए किसका रोल आ जाता है? कनेक्सिन प्रोटीन्स का, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ है ना, 9, 10 एंड 11 कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं, आप खुद से देख लेना, इसको डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ सर्टेन टर्म्स दिए गए हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। एक यहाँ भी है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 शॉर्ट न्यूज़ हैं जिनमें डिस्कस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक देखिए बताया गया है कि स्किन सेल्स कॉल्ड इरिडोफोर्स, ठीक है। तो पूछ सकता है कि व्हाट आर इरिडोफोर्स? ये स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कहता है, एक देखिए नाम बताया गया है आयोनिक लिक्विड्स, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली? ये होता क्या है कि यहाँ देखिए सॉल्ट्स दैट स्टे लिक्विड इवन इन वैक्यूम। ये होता क्या है? सॉल्ट्स दैट स्टे लिक्विड इवन इन वैक्यूम। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या ये संभव है कि सम सॉल्ट स्टे लिक्विड इवन इन वैक्यूम? तो हाँ संभव है, उनको हम कहते हैं लिक्विड्स, ठीक है, आयोनिक लिक्विड्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखिएगा दिया गया है। ये एक कहता है कि हाउ डज जनरल एनेस्थीसिया वर्क? डॉक्टर्स, यहाँ देखिएगा जो इसमें मतलब बताया गया कैसे वो काम करता है। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? मेडिकली इंड्यूस्ड स्टेट दैट अलाउज डॉक्टर्स टू परफॉर्म सर्जरीज वगैरह करते हैं वो, ठीक है। होता क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट इसमें भी चीज़ें बताई गई हैं। तो कुछ भी खास डिस्कस करने लायक नहीं है, आप इसको देखो। कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, उसको देख के आप इसको याद कर लो। बाकी जो भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स हो या एग्ज़ाम के तैयारी में कोई दिक्कत आ रही हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।